लास्ट टाइम हम जो स्टडी किया था वो था मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अब उसी को हम जैसे शुरू में मैंने बताया था कि मेजर कंपोनेंट्स जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के हैं वो एक तो टावर है, सपोर्टिंग लाइन स्ट्रक्चर है, दूसरा कंडक्टर है, फिर इंसुलेटर्स हैं, और उसके बाद क्रॉस आर्म है। तो अब इसी को आगे हम बाकी जो कंपोनेंट के बारे में आगे लेके चलेंगे। तो अभी मैं वो जो शेयर करता हूँ आज की स्लाइड, आज का लेक्चर, ये मैंने उस पर VLE पे पोस्ट भी कर दिया था, 1-2-3 दिन हो गए। ये नज़र आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, जो ट्रांसमिशन लाइन पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेजर, उन्हीं कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है जिसको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे एक तो होता है कंडक्टर, जिससे आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकें, और एक होता है इंसुलेटर, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। तो ये इंसुलेटर जो है एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसमिशन लाइन का। तो जैसे आपने केबल देखा होगा, केबल जो ड्रगाउंड जिसको ले करते हैं हम, उस केबल में भी कंडक्टर ही होता है, लेकिन उस कंडक्टर पे इंसुलेशन रैप कर देते हैं, इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। लेकिन जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं वो बेयर होता है। बेयर का मतलब है जैसे बेयर फुटेड कहते हैं ना, नंगे पाँव, मतलब नेकेड होता है, उस पर कोई इंसुलेशन नहीं होती ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में। उसके ऊपर कोई इंसुलेशन की कोटिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल बेयर है, नेकेड है। इंसुलेटर्स का मकसद, फंक्शन क्या है इंसुलेटर्स का? इंसुलेटर का फंक्शन ये है कि ये, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो होती है लाइव, तो उसको इंसुलेट और उसको टावर पे उसको हैंग करते हैं। तो ये जो है एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ये इंसुलेटर जो है। तो हम डायरेक्ट कंडक्टर को टावर के साथ तो नहीं टच कर सकते, तो उसको हमने उसके, वरना अगर टच करेंगे तो उसका तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा सारा। इसलिए ये इंसुलेटर प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी मदद से इसका इंसुलेटर का एक सिरा जो है वो टावर पे कनेक्ट होता है, दूसरे सिरे पे कंडक्टर हैंग होता है। तो यही है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन conductors are bare and do not have any insulated coating over it. Insulators are mounted on the metallic line support structure in order to maintain necessary clearance between the line conductors and metallic line support। क्योंकि ये टावर जो है ना, ये मेटल का है, तो इसको इससे दूर रखने के लिए कंडक्टर को ये बीच में इंसुलेटर यूज़ करते हैं। एंड डज प्रिवेंट एनी लीकेज करंट फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। तो ये आपने कराची में भी बीच रोड्स पे आप देखा होगा, ये फेडरल बी एरिया से नॉर्थ कराची अगर जाएं, इस साइड पे, इस इलाके में, या जौहर की तरफ, या नॉर्थ नाजाबाद की तरफ अगर जाएं, तो अब सड़क के बीच में आइलैंड पे आपने देखे होंगे, टावर भी देखे होंगे, कंडक्टर भी देखा होगा, और इंसुलेटर भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसका फंक्शन ये है इसका इंसुलेटर का, कि इट मेंटेन्स नेसेसरी क्लियरेंस बिटवीन लाइन कंडक्टर एंड मेटेलिक लाइन सपोर्ट स्ट्रक्चर। अब लाइन सपोर्ट स्ट्रक्चर किसी टाइप का भी हो, चाहे वुडन हो, चाहे मेटेलिक हो, चाहे RCC का हो, ये इंसुलेटर जो है मस्ट जो है हर एक में इस्तेमाल होगा। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 तस्वीरें मैंने दिखाई हैं, मुख्तलिफ टाइप के टावर है। ये ये कंडक्टर है, ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द इंसुलेटर लगा है, और टॉप ऑफ द इंसुलेटर जो है वो टावर के साथ कनेक्ट है। एक टावर ये, दूसरा टावर ये, इसी तरह इसमें भी। और ये जो है ये टावर है, और ये जो
हॉरिजॉन्टल है, ये क्रॉस आर्म है। तो ये क्रॉस, इसमें भी ये क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म पे लगे होते हैं इंसुलेटर। ये क्रॉस आर्म के कॉर्नर में ये इंसुलेटर का टॉप पोर्शन जो है वो कनेक्ट होता है क्रॉस आर्म के साथ। इसी तरह ये क्रॉस आर्म है, दूसरी लाइन जो है इसमें भी ये इंसुलेटर जो है कनेक्टेड है। उसका एक पार्ट जो है टॉप पार्ट वो क्रॉस आर्म के साथ कनेक्ट है, और दूसरे जो एंड है उससे कंडक्टर कनेक्ट है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन दो टाइप की मैंने दिखाई हैं। अच्छा, ये एक और है ट्रांसमिशन लाइन, ये भी लैटिस टाइप का टावर है, मेटेलिक स्टील टावर। इसमें ये देखें 3 फेज़ है। एक फेज़ ये है, डबल सर्किट टावर है ये। इस टावर के एक साइड एक सर्किट है 3 फेज़, और दूसरी साइड दूसरा सर्किट है 3 फेज़। तो ये कंडक्टर गुजर रहा है, 3 फेज़ के कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरे फेज़ का कंडक्टर है, ये तीसरे फेज़ का कंडक्टर है। और हर कंडक्टर जो है वो इंसुलेटर के थ्रू हैंग हुआ हुआ है टावर से। ये इंसुलेटर है एक फेज़ पर, ये दूसरे फेज़ का इंसुलेटर है, ये तीसरे फेज़ का इंसुलेटर है इस सर्किट का। इसी तरह दूसरा सर्किट टावर की दूसरी साइड है, उस पर भी हर फेज़ पे ये इंसुलेटर लगे होंगे। और ये क्रॉस आर्म है, ये तीनों, ये एक क्रॉस आर्म है, ये दूसरा क्रॉस आर्म है, ये तीसरा क्रॉस आर्म है। तो ये जो इंसुलेटर है ये कनेक्ट होते हैं क्रॉस आर्म्स के साथ। ये टॉप पे जो नज़र आ रहे हैं ये 2 फेज़ के कंडक्टर हो गए। ये टॉप पे जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल उसके टॉप पे इसके टावर के, ये कहलाता है ग्राउंड कंडक्टर, ग्राउंड कंडक्टर या अर्थ कंडक्टर। इसमें इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट टावर के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये लाइव नहीं होता। और इसका पर्पज़ वही है ग्राउंड कंडक्टर का कि अगर कोई लाइटनिंग स्ट्रोक इसको अफेक्ट करे ट्रांसमिशन लाइन को, तो वो जो भी उसके नतीजे में जो वोल्टेज डेवलप होंगे वो सारे इस टावर के थ्रू ग्राउंड हो जाते हैं। तो इस कंडक्टर का ये थ्रू आउट द लाइन ये चलता है, टॉप ऑफ द टावर, और इसमें कोई इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ना फेज़ कंडक्टर में होती है इस तरह नहीं होती। अच्छा, ये जो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में डैम्पर्स, ये कौन दोनों, ये दो डैम्पर लगे हुए हैं, एक ये डैम्पर लगा हुआ है, एक ये डैम्पर लगा हुआ है। और ये ट्रांसमिशन लाइन के दोनों एंड पे होंगे, इस एंड पे भी होंगे और जो उसका अपोजिट एंड है दूसरा उस पर भी लगे होंगे। डैम्पर का मकसद ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ना, उसको ये डैम्प करता है, मतलब उसको सप्रेस करता है, डैम्पिंग। तो ये आपको टावर जैसे मैंने अभी बताया था कि कराची के अंदर भी आपको नज़र आएंगे, इस तरह के टावर भी नज़र आएंगे, स्टील लैटिस टावर, और दूसरे जो है वो ट्यूबुलर पोल वाले वो भी नज़र आएंगे। अब ये ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स जो हैं इनकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, जैसे मैंने बताया था ना, इसके बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंसुलेटर्स का ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसके उसी हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ so as to bear the load due to the weight of line conductors, wind force and ice loading if any। अब जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक्सपोज टू एयर या एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होती है। तो उस पर वेदर कंडीशंस, हर तरह के वेदर का इफेक्ट आता है, स्नो का भी आता है, एयर प्रेशर, विंड प्रेशर का भी आता है, और ख़ुद कंडक्टर का अपना वेट भी होता है। तो ये जो इंसुलेटर, जो कंडक्टर है वो इंसुलेटर के थ्रू हैंग हुआ होता है, इसलिए उसमें इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंसुलेटर में कि वो ये सारा लोड जो है ना, कंडक्टर का अपना लोड, विंड प्रेशर का लोड, आइस का लोड, ये बर्दाश्त कर सके। ऐसा ना हो कि वो टूट ही जाए बोझ की वजह से। तो जिस वक्त डिज़ाइन की जाती है ट्रांसमिशन लाइन, तो ये सारे मैकेनिकल डिज़ाइन जिस वक्त करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है ट्रांसमिशन लाइन का डिज़ाइन। उसी हिसाब से फिर जो इंसुलेटर्स हैं उनका सिलेक्शन होता है।
दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है हाई रिलेटिव परमिटिविटी सो एज टू प्रोवाइड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब जितने भी मटेरियल है हर एक की परमिटिविटी डिफरेंट होती है, तो हमने जो इंसुलेटर सेलेक्ट करना है उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना वो भी ज़्यादा होगी। ये भी एक तरह की इंसुलेशन है। तीसरी जो है प्रॉपर्टी है वो है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट टू अर्थ। अब चूँकि जो कंडक्टर है वो मुस्तकिल उस पर लाइव होता है, हर वक्त उस पर वोल्टेज होते हैं, तो जो इंसुलेटर है उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन कंडक्टर एंड टावर सपोर्ट, वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो, हाई हो कि लीकेज करंट भी ना फ्लो करे। क्योंकि जो कंडक्टर पे तो मुस्तकिल वोल्टेज अवेलेबल है, तो वो लीकेज करंट भी अगर वो वीक होगा इंसुलेटर तो मुस्तकिल आएगी थ्रू ओवर द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर। तो इसीलिए उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंसुलेटर की बहुत हाई होनी चाहिए। पहली जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो, परमिटिविटी हाई हो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई हो, और तीसरा है कि हाई रेशियो ऑफ रप्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज। रप्चर बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि इंसुलेटर जो है वो बच्चा उसके बिल्कुल ही टोटली परख से उड़ जाते हैं। अगर कोई वीक इंसुलेटर है ना, तो उसका जो रेशियो ऑफ रप्चर स्ट्रेंथ, जो अपनी इसकी रप्चरिंग स्ट्रेंथ है इंसुलेटर की, वो और जो फ्लैश ओवर वोल्टेज, जो उसके ऊपर से वोल्टेज अगर कोई आर्किंग बनती है या कोई इस तरह का स्विचिंग सर्जेस वगैरह आते हैं, तो वोल्टेज अगर फ्लैश करता है पूरे इंसुलेटर के अक्रॉस, तो वो उसका इस दोनों का रेशियो जो है वो इंसुलेटर को डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको वो विदस्टैंड करना चाहिए। इसीलिए ये रेशियो जो है रप्चर स्ट्रेंथ का टू फ्लैश ओवर वोल्टेज का ये भी हाई होना चाहिए। पांचवी है एबिलिटी टू विदस्टैंड लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन। अब जैसे मैंने बताया कि जो ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन वो एक्सपोज्ड होती है टू द एटमॉस्फेयर एंड टू द एयर, तो हर तरह के उस पर वेदर के इफ़ेक्ट आ सकते हैं। सख्त सर्दी में भी उसको ऑपरेट करना है, सख्त गर्मी में भी उसको ऑपरेट करना है, हर कंडीशन में उसको ऑपरेट करना है, तो वो टेम्परेचर वेरिएशन को विदस्टैंड कर सके। ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी में शामिल है लाइन इंसुलेटर की। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर वेरिएशन से, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन से बाद में क्रैक भी पड़ सकते हैं ना, जैसे हमारे अपने अपने जिस्म में भी हमने देखा है, ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में हम वो क्रैक पड़ जाते हैं स्किन में। तो ये भी इंसुलेटर्स वगैरह भी उसमें भी क्रैक पड़ सकते हैं अगर वो विदस्टैंड नहीं कर पाएगा टेम्परेचर वेरिएशंस को। तो उसकी एक प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी भी शामिल है कि द इंसुलेटर शुड एबल टू विदस्टैंड लार्ज टेम्परेचर वेरिएशंस। आखिरी जो प्रॉपर्टी है, ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो इंसुलेटर्स की है ना। द इंसुलेटर मटीरियल, अब ये इंसुलेटर मुख्तलिफ मटीरियल्स का बनता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो जो इंसुलेशन मटेरियल है वो शुड बी नॉन पोरस। नॉन पोरस पोर्स बन जाते हैं ना, जैसे आदमी हमारी खाल पे भी पोर्स बन जाते हैं, तो नॉन पोरस मतलब इसमें कोई गैप ना हो, ना अंदर गैप हो ना उसके सरफेस पे कोई गैप हो, पोरस ना हो, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, और उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ कोई मिलावट भी ना हो किसी फॉरेन मटेरियल की, और ना उसमें कोई क्रैक हो, अदरवाइज द परमिटिविटी विल बी लोअर्ड। अगर ये चीज़ें जो हैं जैसे नॉन पोरस हो, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ हो, और कोई क्रैक्स ना हो, तो उस सूरत में उसकी जो परमिटिविटी है तो वो कम हो सकती है, और उसके नतीजे में क्या है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना वो भी कम हो जाएगी, और वो किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन को विदस्टैंड नहीं कर सकेगा इंसुलेटर, और उसकी वजह से कोई डैमेज हो सकता है। अब ये ट्रांसमिशन लाइन जो है ना, ट्रांसमिशन लाइन कई हज़ार मेगावाट पावर इनके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो और बहुत मतलब
गीगावाट में, मेगावाट में लोड इस पे ऑपरेट चल रहा होता है। तो 1 सेकंड का भी अगर कोई इंटरप्शन आता है ना, तो वो हैज़ार्डस हो सकता है। एक तो रेवेन्यू लॉस है, दूसरा फिर इंटरप्शन आ गया कंज्यूमर्स को, उसके अलावा भी हो सकते हैं, नुकसानात भी हो सकते हैं इक्विपमेंट को भी और इंसान को भी। तो ये इंसुलेटर का डिज़ाइन एक बहुत ही, और उसका सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है व्हाइल डिज़ाइनिंग द ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन। अब ये 3 टाइप के मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो इंसुलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, वो ये 3 टाइप के मटेरियल हैं। द फॉलोइंग 3 मटेरियल्स आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेटर यूनिट्स। पहला है वो है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन जैसे हमने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, तामचीनी के बर्तन जिनको कहते हैं ना, तामचीनी के बर्तन, प्लेटें वलेटें देखी होंगी, घरों में भी होती हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी होती हैं। इसको हम तामचीनी कहते हैं, इसको अंग्रेज़ी में फिर कहते हैं पोर्सिलिन। तो एक तो ये मटेरियल है पोर्सिलिन कहलाता है, पोर्सिलिन इंसुलेटर। दूसरा है गिलास, गिलास शीशा, गिलास के इंसुलेटर भी होते हैं। और आखिरी है सिंथेटिक रेज़न, इसको पॉलीमर इंसुलेटर भी कहते हैं। पॉलीमर मटेरियल है, ये केमिकल बॉन्डिंग से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं इस मटेरियल को। इनकी सबकी इंडिविजुअल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी टाइप मैन्युफैक्चरिंग के तरीके हैं, वो अभी अगली स्लाइड्स में आप देखेंगे। और पहला है पोर्सिलिन। ये तो आप बहुत आसानी से आम तौर पर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब अपने मोहल्ले में रास्ते पे चलते हुए आपने पोल देखे होंगे लगे हुए हैं। 11 केवी के पोल भी हैं, 11,000 वोल्ट के। एलटी के पोल्स भी हैं, 440 220 वोल्ट के। उसमें इस तरह के इंसुलेटर आपने देखे होंगे। ये लेफ़्ट साइड पे जो इंसुलेटर है ब्राउन कलर का। तो पोर्सिलिन इज़ अ सेरेमिक मटेरियल। सेरेमिक के आपने डिनर सेट वगैरह आते हैं ना सेरेमिक मटेरियल के, तामचीनी के सेरेमिक मटेरियल के, वो तो पोर्सिलिन इज़ अ सेरेमिक मटेरियल। Insulators made from ceramic materials are used in supporting of line conductors and for providing requisite clearance. तो एक मटेरियल तो पोर्सलिन है जिससे इंसुलेटर वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्वालिटी पोर्सलिन इज़ फ्री फ्रॉम होल्स, क्रैक्स, लैमिनेशंस। तो ये जो इंसुलेटर, अब इंसुलेटर मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे बर्तन वगैरह जैसे मैंने ना बनते हैं, वो तो उसके लिए तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि बहुत उसकी हाई क्वालिटी के हों। लेकिन जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो पोर्सिलिन इस्तेमाल होगी, वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, वो पोर्सिलिन बहुत हाई क्वालिटी की होगी, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का भी नुक्स, बहुत बड़ा नुकसान जो है क्रिएट कर सकता है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्वालिटी की पोर्सिलिन होगी, उसमें कोई होल्स वगैरह नहीं होंगे, कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, कोई लैमिनेशंस नहीं हो, कोई जैसे लैमिनेशंस बन जाती हैं ना, लेयर्स बन जाती हैं, लैमिनेशंस भी ना हो। अच्छा, पोर्सिलिन इज़ मेड फ्रॉम अ फाइन पावर्ड मिक्सचर ऑफ वेट प्लास्टिक क्ले। अब किस तरह ये पोर्सिलिन बनती है, जैसे ये कॉम्बिनेशन बताई है मटेरियल्स की। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेट प्लास्टिक क्ले, silicon and feldspar. This is processed in a mill, shaped and covered with glaze. तो ये बाकायदा इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीनों के ज़रिए। तो ये 3 टाइप के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पोर्सिलेन की। फिर उसके बाद इसको ग्लेज़ कर देते हैं। ग्लेज़ का मतलब ये है कि इसको ऊपर से ग्लेजिंग, जैसे चिकना सा ये एकदम ब्राइट सा चिकना सा बन जाता है ना, ये इस तरह इसके ऊपर ग्लेज कर देते हैं। इसको ग्लेजिंग कहलाती है, ग्लेजिंग कहलाती है, कवर्ड विद ग्लेज। जैसे हम जूता चमकाते हैं ना, ऊपर शाइन हो जाता है, इस तरह इसमें भी ग्लेजिंग करके इसको शाइनिंग कर देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ पे बैठ ना सके, सीधी जो भी पानी है या जो भी है वो सीधा स्लाइड कर जाए। एट फाइनल स्टेज हीट ट्रीटमेंट इज़ डन। उसके बाद इसको क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारते हैं इंसुलेटर को।
ताकि वो हर किस्म के हीट को के मौसम में इसने ऑपरेट करना होता है, एग्जिस्ट करना होता है, तो इसको हर किसी हीटिंग प्रोसेस से भी गुजारते हैं उसको, ताकि ये फील्ड में इसके फेलियर ना हो. The material part within the metal part within the insulator is made of cast iron with galvanizing. अब ये इंसुलेटर जो है, अब ये इसका कटा हुआ व्यू दिखाया है ये राइट साइड पे. ये इंसुलेटर का कटा हुआ व्यू है. इसमें बीच में पिन होती है, पिन मेटेलिक पिन है जो कि कास्ट आयरन की है और गल्वनाइज्ड है. गल्वनाइज इसलिए करते हैं कि ये उसको करोजन ना हो. तो ये क्योंकि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक के सर्किट्स कराची में जो 11,000 वोल्ट के हैं और वो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में आपको नज़र आएंगे. हर कंडक्टर पे आप, हर क्रॉस आर्म पे आप टॉप पे देखेंगे इस तरह के इंसुलेटर लगे होंगे और उन इंसुलेटर को उन पिन के थ्रू बोल्ट किया होता है. इस इंसुलेटर के अंदर एक पिन होती है, ये जैसे इस इंसुलेटर राइट साइड पे तस्वीर में दिखाया ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील पिन. तो इसको उस क्रॉस आर्म के ऊपर माउंट करके और नीचे से बोल्ट कर देते हैं. तो ये है 4 सिलिंडर इंसुलेटर. और इसके टॉप पे जो है ना, टॉप के ऊपर कंडक्टर चल रहा होता है. ये जो ग्रूव नज़र आ रहा है ना, ग्रूव ये लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे कंडक्टर को जिस मटेरियल का कंडक्टर होता है उसी मटेरियल के वायर से, तार से जैसे दिखाया ना, उसको बाइंड कर देते हैं. तो पोर्सेलेन इज मेड at final stage heat treatment is done. The metal part within the insulator is made of cast iron with galvanizing. Galvanizing of insulator is very much necessary to keep it relatively free from dust and moisture. गैल्वेनाइजिंग का मकसद ये कि जैसे मैंने बताया था, कोई मॉइस्चर वगैरह, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर है, तो उस पर कोई सीधी जैसे ही उस पर गिरे वो सीधी रुके ना, इसके ऊपर गुजर जाए इस पर से. तो इसमें ये यहाँ इसके ऊपर टॉप पे कंडक्टर है और इसको नीचे बोल्ट के थ्रू माउंट कर देते हैं पोल के क्रॉस आर्म पे. फिर ये दूसरी टाइप जो है वो है गिलास इंसुलेटर. शीशे का गिलास जैसे ये नज़र आ रहा है आपको. जो मोस्टली, जो कॉमनली, जो वाइडली यूज जो इंसुलेटर है ना, वो तो ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो है पोर्सलिन के. लेकिन अगर आप के इलेक्ट्रिक के हवाले से देखें तो ये ग्लास इंसुलेटर बहुत ही रेयरली, मतलब ना होने के बराबर इस्तेमाल हुआ है. एक ग्रिड है यहाँ पे, नॉर्थ कराची ग्रिड, जो नॉर्थ कराची चौरंगी पे है, उसमें आप अगर देखें तो वहाँ पे कुछ गिलास इंसुलेटर्स लगे हुए हैं. अच्छा, गिलास इंसुलेटर जैसे शीशे का गिलास नहीं होता, उस तरह के ही होते हैं गिलास इंसुलेटर. गिलास is used as an insulator material instead of porcelain. The glass is toughened by heat treatment. अब जिस तरह उसका हीट ट्रीटमेंट किया था पोर्सिलेन का, इस तरह जो गिलास है उसका भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि फील्ड में जब ऑपरेट करे ये मुख्तलिफ टेम्परेचर वेरिएशन पर, तो ये वो फेलियर ना हो इसका. दो ग्लास इज मोर ब्रिटल, cracks and defects within the insulator can be detected easily by visual inspection. अब ये जो है पोर्सिलिन वाला, इसमें तो अंदर अगर कोई गैप आ गया, कोई होल आ गया या कोई चीज़ डेवलप, क्रैक श्रैक अंदर आ गया, तो वो तो नज़र नहीं आएगा. लेकिन गिलास में ये ट्रांसपेरेंट है, तो अगर अंदर कोई चीज़ इस तरह की हुई, तो डिफेक्ट हुआ, कोई क्रैक हुआ या कोई वो वाइड हुआ, कोई गैप, तो वो गिलास क्योंकि सी थ्रू है, इसमें नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ सकता है. आप आराम से देख जी. हेलो. तो गिलास में से ये एडवांटेज है गिलास का, ये उसमें जो वीकनेस है उसमें इंसुलेटर में, वो आप विजुअल इंस्पेक्शन से देख सकते हैं.
जबकि पोर्सिलीन में ऐसा नहीं है। द ग्लास इंसुलेटर on the other hand is disadvantageous from the point of view that moisture condensation is more likely on the insulator surface, causing higher leakage current. Glass is also less strong than porcelain. दूसरा ये है कि इसमें मॉइस्चर कंडेंसेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं गिलास इंसुलेटर में। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से इसमें जो लीकेज करंट है उसकी वो ज़्यादा हो सकता है, उसकी ऑन द इंसुलेटर सरफेस कॉजिंग हायर लीकेज करंट। तो उसकी सरफेस से मुस्तकिल करंट लीक करता रहेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा उसके इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ये पोर्सिलीन के मुकाबले में ये गिलास। तो हर टाइप की कंडीशन को देख के जो है लाइन डिज़ाइन की जाती है, किस कंडीशन में वो लाइन ऑपरेट करेगी, और उसी हिसाब से फिर इकोनॉमी को भी देखते हुए, कॉस्ट को भी देखते हुए फिर उसका डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर कहीं गिलास का फ़ायदा है तो वहाँ गिलास इंसुलेटर यूज़ होगा। अगर जहाँ पोर्सिलीन का ज़्यादा एडवांटेज है, कॉस्ट भी देखेंगे, वहाँ पोर्सिलीन इस्तेमाल होगा। तो ये सब डिज़ाइन जो कर रहा होता है ना इंजीनियर, उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ द इंसुलेटर्स मटेरियल। फिर ये तीसरा है सिंथेटिक, या इसको पॉलीमर इंसुलेटर भी कहते हैं। पॉलीमर ये केमिकल प्रोसेस से बनता है, सिंथेटिक टाइप का, तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह से। तो दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर कंटेन सिलिकॉन रबर रेजिन। सिंथेटिक इंसुलेटर्स हैव हाई स्ट्रेंथ एंड लोअर वेट। अब इनका वजन भी कम होता है, वेट भी कम होता है, और स्ट्रेंथ भी इनकी ज़्यादा है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज एसेंशियली पंक्चर प्रूफ विद एक्सट्रीमली हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसमें कोई पंक्चर का भी ऐसा कोई चांस नहीं है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह भी इसकी ज़्यादा है। अगर कोई ग्लास इंसुलेटर हुआ या पोर्सिलीन इंसुलेटर हुआ, अगर वो ड्यूरिंग फ्लैश ओवर वो पंक्चर होता है या डैमेज होता है, या मतलब उसके एकदम टुकड़ों में बिखर जाता है वो, तो वो बहुत डेंजरस है सिचुएशन। अगर वो उसका स्प्लिंटर कोई बंदा करीब खड़ा हुआ उसको लगेगा तो बिल्कुल उसको काट के रख देगा वो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ग्लास और पोर्सिलीन इंसुलेटर्स में। जबकि ये पॉलीमर इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं है, तो रबर का है, रबर की फॉर्म में है, और इसमें अगर कोई पंक्चर हुआ है, या अव्वल तो पंक्चर प्रूफ है, लेकिन डैमेज होने के चांसेस है इसमें ऑलमोस्ट है ही नहीं सरफेस के ऊपर से। तो ये आजकल ज़्यादातर जो इसका यूज़ है ना, हाउएवर लीकेज करंट इज़ हायर एंड लॉन्गेविटी इज़ लो। इसकी दो डिसएडवांटेज हैं कि एक तो लीकेज करंट हाई है क्योंकि इसमें गर्द वगैरह बैठ जाती है, ठीक है। इसमें वो शाइनिंग या ग्लेज वगैरह टाइप का नहीं है जिस तरह उसमें हमने देखा था पोर्सिलीन में। तो इसमें गर्द वगैरह के बैठने के या मॉइस्चर के उसके रुकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए इसमें लीकेज करंट इसका हाई होगा, और इसकी जो एज है वो भी लो है, लॉन्गेविटी इज़ लो, लॉन्ग लाइफ नहीं है ये। ऑन द अदर हैंड, अब इंसुलेटर्स में ये रेयरली यूज़ होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होते, वाइडली यूज़ नहीं होते। लेकिन इनका ज़्यादा यूज़ जो है ना वो बुशिंग्स वगैरह में है। बुशिंग्स में, करंट ट्रांसफार्मर्स में, वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में, ये करंट ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा आपने, वोल्टेज ट्रांसफार्मर या वेव ट्रैप, ये या बुशिंग्स या लाइटनिंग अरेस्टर, उसमें इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। ये जैसे शो किया है, ये राइट साइड पे एक ट्रांसफार्मर की तस्वीर है, ये ट्रांसफार्मर की कहलाती है बुशिंग्स। ये जो ऊपर लंबी बड़ी बड़ी शो की है ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो 3 बुशिंग प्राइमरी साइड पे होंगी, 3 बुशिंग सेकेंडरी साइड पे होंगी। ये गालिबन ऑटो ट्रांसफार्मर है जो किसी ग्रिड पे लगा हुआ है। तो ये बुशिंग्स होती हैं, जैसे इंसुलेटर जो ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर इसलिए होता है ना कि वो कंडक्टर को टावर से इंसुलेट रखता है। इस तरह ये बुशिंग जो होती हैं ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर वाइंडिंग होगी,
और वाइंडिंग से कनेक्शन आके इस बुशिंग के थ्रू फिर यहाँ ऊपर कंडक्टर पे लगेगा। तो ये भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके टैंक से टच ना करे कंडक्टर, तो इसलिए बुशिंग लगाई हुई है कि कंडक्टर इस बुशिंग के थ्रू होता हुआ है और ऊपर ये बाहर निकल के फिर टावर पे कनेक्ट हो जाए। तो ये बुशिंग जो है ना, ये पोर्सलिन उसकी बनी हुई है, पॉलीमर इंसुलेटर की ये वाली। तो ज़्यादा ये बुशिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है इस तरह का मटेरियल इंसुलेटर के लिए। अब ये भी कुछ वो दिखाई है, ये जो लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो है, ये वो है इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन का, ये भी ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेटर है। ये जो थर्ड, राइट से थर्ड है, ये जैसे मैंने बताया ना कि ये बुशिंग्स वगैरह के, जैसे करंट ट्रांसफार्मर है या वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, उनकी भी एज ए बुशिंग यूज़ होता है, या बुशिंग जो ग्रिड स्टेशन पे लगी होती हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है ना वहीं पे है, और इसलिए और ये ग्लास या पोर्सलिन के मुकाबले में इनकी कॉस्ट भी कम है। ऑन द अदर हैंड दे आर कंपैरेटिवली चीपर देन एंड हैव एप्लीकेशंस इन मेनली बुशिंग्स। एक तो बुशिंग्स में इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है, और दूसरा इनकी कॉस्ट भी उसके गिलास और पोर्सिन के मुकाबले में इसकी कॉस्ट भी कम है। तो हर जो भी अभी 3 टाइप के मटेरियल बताए, पोर्सलिन, गिलास, सिंथेटिक या पॉलीमर, इनकी एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। और जब, जैसे मैंने बताया था, जब कोई इंजीनियर कोई ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करेगा और उसके लिए जो मुख्तलिफ कंपोनेंट जब सिलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा, तो वो टेक्निकल फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ तो वो देखेगा ही, लेकिन साथ साथ उसने उस इकोनॉमिकली भी फीजिबल बनाना है उस प्रोजेक्ट को, तो वो उसकी कॉस्ट वगैरह भी कंपेयर करेगा। तो उसने एक कंप्रोमाइज़ करना है बिटवीन कॉस्ट एंड बिटवीन द टेक्निकल फीचर्स। ठीक है, दोनों में एक बैलेंस रख के उसने जो इक्विपमेंट और उसका मटेरियल जो भी है वो सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो ये इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंड करता है सारा, जो डिज़ाइन इंजीनियर है। अब ये तो 3 मटेरियल मैंने बताए इंसुलेटर्स के, एक पोर्सलिन, गिलास। अब इन चीज़ों को, ये जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे या वाइवा का इंटरव्यू जो है होगा थ्योरी के साथ, जब आप जॉब के लिए जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको सब मालूम होनी चाहिए। इनका सबका बताने का मकसद भी यही है। अब ये तो इंसुलेटर का जो मटेरियल हो गया। अब मुख्तलिफ इंसुलेटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। किसी भी लाइन का, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सक्सेसफुल ऑपरेशन डिपेंड करता है कंसिडरेबली अपॉन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटर्स। अगर आपने इंसुलेटर्स का सिलेक्शन सही नहीं किया तो वो लाइन पूरी ट्रबल में ही रहेगी। ठीक है, बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, रेवेन्यू लॉस भी, डैमेज भी हो सकते हैं, और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसीलिए इसका सिलेक्शन जो है इंसुलेटर्स का, प्रॉपर इंसुलेटर का सिलेक्शन बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द डिज़ाइनिंग ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन का सक्सेसफुल और सेफ ऑपरेशन जो है वो इन इंसुलेटर्स पर ही डिपेंड करता है। द सक्सेसफुल ऑपरेशन of an overhead transmission and distribution line depends to a considerable extent upon proper selection of insulators। अब ये जो इंजीनियर डिज़ाइन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वो किस कंडीशन के लिए है, किस एनवायरनमेंट के लिए है, कौन सा इंसुलेटर ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन उसके साथ साथ वो कॉस्ट भी देखेगा। दोनों चीज़ों को देख कर फिर डिज़ाइनिंग में जो इंसुलेटर है, जिस मटेरियल का भी है, उसको प्रपोज करना होता है। अब पहला जो टाइप जो है ना वो, इसमें देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर गिवन एज अंडर। जो बहुत
कॉमनली यूज्ड है इंसुलेटर्स ऑन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वो ये 4 टाइप के हैं। पहला है पिन टाइप, दूसरा है सस्पेंशन टाइप, तीसरा है स्ट्रेन टाइप और आखिरी है शेकल टाइप। शेकल इंसुलेटर भी कहते हैं इसको। पिन टाइप जैसे नाम से लग रहा है, पिन मतलब पिन टाइप पिन के ऊपर माउंटेड होगा। सस्पेंशन वाला जैसे हैंग होगा। स्ट्रेन अंडर स्ट्रेन या अंडर स्ट्रेस इस्तेमाल किया होगा। और आखिरी में शेकल टाइप है। शेकल टाइप में जैसे वो चरखी होती है ना, धागे जिसमें पतंग जब उड़ाते हैं चरखी, तो उस तरह की टाइप का होता है, शेकल टाइप कहलाता है ये। अच्छा, मैं बताना भूल गया शुरू में कि जब भी आप लेक्चर के लिए MS टीम पे लॉगिन करें तो आप VLE पर भी लॉग होना ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं किया है VLE पर, तो VLE पर अभी लॉगिन कर ले, क्योंकि अब जो भी अटेंडेंस वगैरह है उसके थ्रू ही चेक हुआ करेगी, VLE के थ्रू। अच्छा, पहला टाइप है पिन टाइप इंसुलेटर। जैसे पिन टाइप क्रॉस आर्म क्या है, जैसे आप सीधे हो खड़े होकर अपने दोनों हाथों को खोल लें ना, लेफ्ट राइट, तो क्रॉस आर्म भी यही है, इसी तरह की इसकी फॉर्मेशन में, शेप में होता है। क्रॉस आर्म कहलाता है जो टावर, किसी भी टाइप के टावर, या स्टील टावर हो, चाहे वुड टावर, वुडन टावर हो, या RCC का हो, या पोल टाइप का हो, सब पे इंसुलेटर लगे होते हैं। और जो कंडक्टर या इंसुलेटर्स हैं वो इन्हीं क्रॉस आर्म पर ही माउंटेड होते हैं। तो पहला ये पिन टाइप इंसुलेटर भी क्रॉस आर्म के ऊपर ही लगा होता है, पोल के। जो पोल के जो क्रॉस आर्म होते हैं ना, चाहे पोल किसी भी टाइप का हो, उस क्रॉस आर्म पर ये माउंटेड होता है पिन टाइप इंसुलेटर। ये टॉप लटका हुआ नहीं होता, हैंगिंग नहीं होता, ये ऊपर टॉप पे क्रॉस आर्म के वहाँ पे बोल्ट के थ्रू लगा होगा, बोल्टेड होगा ये, जैसे मैंने शुरू की स्लाइड में बताया था। देयर इज़ अ ग्रूव। अब जैसे मैंने बताया ना, इंसुलेटर के ऊपर टॉप पे एक खांचा होता है, ग्रूव, ठीक है। उस ग्रूव में से कंडक्टर गुजरते हैं। देयर इज़ अ ग्रूव ऑन द अपर और टॉप एंड ऑफ द इंसुलेटर फॉर हाउसिंग द कंडक्टर। जो इंसुलेटर है उसके टॉप पे बिल्कुल एक ग्रूव होता है। उस ग्रूव की मदद से उस ग्रूव में उस कंडक्टर को मतलब जो है हाउसिंग उसकी, वो ग्रूव ही है कंडक्टर की, जहाँ उसको ले किया जाता है, कनेक्ट किया डालते हैं उस इंसुलेटर के ऊपर। तो पिन टाइप इंसुलेटर इज सिक्योर टू द क्रॉस आर्म ऑन द पोल। There is a groove on the upper or top end of the insulator for housing the conductor. The conductor passes through this groove. अब ये कंडक्टर जो है ना, इस ग्रूव में से गुजर रहा होगा, गुजरता है। एंड इज बाउंड, अब इसको किस चीज़ से कस के रखते हैं कंडक्टर को, जिस मटेरियल का कंडक्टर है उसी मटेरियल का एक वायर लेते हैं। एंड इज बाउंड बाय द अनील्ड वायर, अनीलिंग उसकी की होती है, ऑफ द सेम मटेरियल एज द कंडक्टर। जिस मटेरियल का कंडक्टर है, अगर कॉपर का है तो ये कॉपर के वायर से इसको बांधेंगे इंसुलेटर के साथ। अगर एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम के उससे तार से इसको बांधेंगे कंडक्टर को उस पर, इंसुलेटर के ऊपर। तो इसमें द कंडक्टर passes through this groove and is bound by the annealed wire of the same material as the conductor. तीसरा ये पिन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट वोल्टेजेस अप टू 33 kV। 33 kV तक ये जो वोल्टेज है, वहाँ पर इस टाइप के इंसुलेटर्स पिन टाइप के यूज़ करते हैं। के इलेक्ट्रिक में जो है वो 33 kV नहीं है, जबकि आप वापडा में आपको अगर आप देखेंगे तो वापडा में 33 kV काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 11 kV भी है, 33 kV भी है, वापडा में दोनों है। तो ये 33
इसमें जो है ना, तो इसीलिए पिन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर at voltages up to 33 kV. 33 kV, beyond operating voltage of 33 kV, the pin type insulators become too bulky and hence uneconomical. अगर हम हायर वोल्टेज पे जाएंगे ना पिन टाइप इंसुलेटर, तो वो उनका बहुत हैवी टाइप के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, साइज़ बढ़ जाता है, बल्कि हो जाते हैं और अनइकोनॉमिकल भी होते हैं और कॉस्ट भी बढ़ जाती है उनकी। इसीलिए ये 33 kV तक जो वोल्टेज का सिस्टम है, वहीं पर ये इनको यूज़ किया जाता है, पिन टाइप इंसुलेटर्स को। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी सर। सही है ना? कोई ये चीज़ें जो मैं अभी पढ़ रहे हैं आप और स्लाइड्स में देख भी रहे हैं, या आपको वैसे भी प्रैक्टिकल फील्ड में आप देखेंगे, नॉर्मली गुजरेंगे तो वहाँ भी आपको ये टावरों पे, पोलों पे नज़र आएंगी सारी चीज़ें। तो इतना कोई समझना इनको इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप अभी लेक्चर के दौरान भी पता कर सकते हैं और लेक्चर के बाद भी पता कर सकते हैं, और फ़ोन जैसे भी आप पूछना चाहें पूछ लें। फिर ये जैसे ये, तो इसका ये पिन टाइप इंसुलेटर का कटा हुआ व्यू दिखाया है। ये जो 3 लेयर्स है ना, 1 2 3, ये कहलाते हैं स्कर्ट्स कहलाते हैं। जैसे घाघरा नहीं होता स्कर्ट टाइप का, स्कर्ट का मतलब वही है। तो ये 3 स्कर्ट हैं इसके, ये 1 2 और 3। ये बीच में ये सीमेंट के ज़रिए इनको जोड़ा गया है, सीमेंटेड है, ये 3 पीस में है ये, और इन तीनों को सीमेंट की मदद से जोड़ा गया है आपस में। और ये रेन शेड्स भी कहते हैं, रेन शेड्स, जैसे छतरी टाइप के होते हैं ना, ये बारिश अगर हो ना तो वो इस पर टकरा के ना नीचे गिर जाए। अच्छा, ये ऊपर ये तार ग्रूव बना हुआ है कनेक्टर के लिए। अच्छा, ये बीच में इसके पिन होगी, पिन नहीं होगी ना, तो इसको माउंट भी नहीं कर सकेंगे क्रॉस आर्म के ऊपर, क्योंकि टॉप ऑफ दी क्रॉस आर्म माउंटेड होता है। तो उसको जो पिन के थ्रू क्रॉस आर्म में होल होगा, उसके होल के थ्रू गुजार के नीचे से इसको बोल्ट कर देंगे। तो ये पिन ऑलरेडी इसमें फिक्स हुई हुई आती है अंदर इंसुलेटर के, आपने सिर्फ इसको क्रॉस आर्म पे रख के नीचे से बोल्टेड कर देना। अच्छा, दूसरा टाइप का जो इंसुलेटर है वो है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। जैसे नाम से जाहिर है, सस्पेंड का मतलब जैसे लटका हुआ, इसीलिए इसका नाम ये है सारे इंसुलेटर्स। अब किस शक्ल में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसी हिसाब से उनके नाम भी रखे हुए हैं। ये है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स फॉर हाई वोल्टेज। अगर वोल्टेज 33 kV से ज़्यादा होगा तो वर्किंग वोल्टेज पर ये सस्पेंशन टाइप जो पिन था वो तो 33 kV से लेस था, लेस वोल्टेज पे यूज़ होता है, लेकिन सस्पेंशन टाइप जो है वो हायर वोल्टेज देन 33 kV। इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू यूज़ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो हैं वो अबव 33 kV वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। The suspension type insulators consist of a number of porcelain discs connected in series by metal links in the form of string। अब ये जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है ना, ये बहुत सारी पोर्सलिन की डिस्क से मिलकर बनता है। वो डिस्क जो है ना आपस में कनेक्ट होती हैं सीरीज में थ्रू मेटल लिंक्स के ज़रिए वो आपस में एक पीस में नहीं होता ये सस्पेंशन इंसुलेटर। ये जो है मुख्तलिफ पोर्सलिन डिस्क से मिलकर एक स्ट्रिंग बनाई जाती है सस्पेंशन इंसुलेटर्स की, और वो इंडिविजुअल पोर्सलिन डिस्क जो है वो
आपस में कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से सीरीज़ में और थ्रू मेटल लिंक, और एक पूरी स्ट्रिंग बन जाती है, स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर जो है इज सस्पेंडेड एट द बॉटम एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब अभी जो हमने पहले पढ़ा था पिन इंसुलेटर, उसमें जो कंडक्टर है वो जो इंसुलेटर वो अपनी बेस पर माउंट होता है, क्रॉस आर्म पर, और कंडक्टर जो होता है उसके टॉप पे होता है। लेकिन ये जो है सस्पेंशन इंसुलेटर, ये हैंग हुआ होता है, सस्पेंड होता है, तो कंडक्टर इसके बॉटम पे होता है और इसका टॉप जो है वो टावर के साथ कनेक्ट होता है सस्पेंशन इंसुलेटर्स का। द कंडक्टर इज सस्पेंडेड at the bottom end of this string while the other end of the string is connected to the cross arm of the tower। रिवर्स है, पिन इंसुलेटर में कंडक्टर ऊपर होता है टॉप पे, सस्पेंशन में बिल्कुल इंसुलेटर के बॉटम में होता है, इंसुलेटर स्ट्रिंग के बॉटम में होता है कंडक्टर। तो और जो उसका टॉप है वो क्रॉस आर्म, टावर के क्रॉस आर्म के साथ कनेक्ट होता है। ईच यूनिट, अब क्योंकि ये जो सस्पेंशन इंसुलेटर्स की जो स्ट्रिंग है ये मुख्तलिफ डिस्क से, पोर्सिलिन डिस्क से मिलकर बनी है, और हर डिस्क जो है आपस में कनेक्टेड है इन सीरीज थ्रू अ मेटल बाय मेटल लिंक्स। तो ईच यूनिट, हर यूनिट या हर डिस्क इज डिज़ाइन फॉर लो वोल्टेज से 11 kV। हर जो डिस्क है और जो उसका डिज़ाइन वोल्टेज है वो है 11 kV। ठीक है, एक डिस्क 11 kV, दूसरी डिस्क 11 kV, तीसरी डिस्क 11 kV, इस तरह टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा वो होगा 33 kV। तो हर डिस्क 11,000 वोल्ट की है और जितनी भी डिस्क मिलाती जाएंगे वो वोल्टेज उसका उसी हिसाब से ऐड होता जाएगा। द नंबर ऑफ डिस्क इन सीरीज वुड डिपेंड अपॉन द वर्किंग वोल्टेज। अब जैसे 11 kV पे, अगर 11 kV पे तो आप पिन टाइप यूज़ करते हैं, ये जो है अब जो है 33 kV पे इस्तेमाल होता है। तो जितने भी, जैसे 66 kV की लाइन है, आप किसी भी लाइन का अंदाज़ा कि ये कितने वोल्टेज की होगी, आप इंसुलेटर्स जो हैं उसकी जो डिस्क जो हैं या उसको काउंट करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूनिट्स को काउंट करके। जैसे एक 66 kV या 66,000 वोल्ट की लाइन है, तो क्योंकि हर यूनिट और हर डिस्क इंसुलेटर स्ट्रिंग की 11 kV की है या 11,000 वोल्ट की है, तो 66 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने बनेंगे डिस्क? 6 डिस्क बनेंगी, 6 या 7, 6 7 6 7, अराउंड 6 7 होती हैं। तो आप जैसे अगर अगर यूटिलिटी यहाँ पे देखा जाए कि इलेक्ट्रिक में, तो जैसे मैंने बताया था ना कि सिर्फ 2-3 लाइनें जो हैं वो 66 kV की हैं। जैसे एक तो मलिर ग्रेड स्टेशन से गड्ढा पर जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है वो 66 kV की है, और एक लाइन जो हपचौक विंदर उत्थल बेला, जो उत्थल से आगे लाइन जा रही है बेला तक, वो है 66 kV की। या विंदर से जो लाइन जा रही है विंदर उत्थल बेला तक, वो है 66 kV। तो अगर आपका इत्तेफाक हो इन लाइनों के करीब से गुजरने का, तो आप उसकी डिस्क को गिन लें, वो गिनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 66 kV की लाइन है। इसी तरह अगर आप 132 kV पे जाएंगे तो 11 को 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 13 डिस्कें बनेंगी। तो अगर 132 kV की लाइन को आप की जो स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर है उसकी आप डिस्क, इंडिविजुअल डिस्क गिनेंगे तो वो तकरीबन 13-14 बनेंगी इस तरह। तो इस तरह आप, क्योंकि हर डिस्क 11 kV की है, तो उसी 11 kV को डिस्क को जोड़ के वो जितने जिस भी वोल्टेज लेवल पे आपने उसको इस्तेमाल करना है, अगर 66 kV पे करना है तो 6 डिस्कें जोड़ देंगे, अगर 132 पे करना है तो आप 13 डिस्कें जोड़ देंगे। तो जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ डिस्क भी बढ़ती जाती हैं, और हर डिस्क जो है वो 11 kV की है, तो वो सारी सीरीज़ में होती है, तो सारे वोल्टेज आप ऐड कर लें तो उतनी ही वोल्टेज लेवल जो है आपको पता चल जाएगा उस ट्रांसमिशन लाइन का। अब ये तस्वीर दिखाई है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स की। ये इस तरह ये पूरी एक
स्ट्रिंग है, ये ऊपर ये हुक है ना, ये हुक से ये कनेक्ट होगी वहाँ ऊपर क्रॉस आर्म पर, ये लटकी हुई होगी, सस्पेंड होगी, सस्पेंशन टाइप है। तो ऊपर जो है ना हुक से ये टावर के साथ कनेक्ट होगी, और फिर ये पूरी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यूनिट्स या 10 डिस्क से मिलकर ये पूरी स्ट्रिंग बनी है। और हर यूनिट जो है, सारे यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है थ्रू मेटल लिंक। मेटल लिंक के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे जिस तरह ये हुक है ना, इस तरह हर डिस्क में हुकों का वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये कहलाती है स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। जितने भी वोल्टेज, जिस लेवल के भी वोल्टेज पे आप इस सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, उसी हिसाब से आप ये स्ट्रिंग ऐड करते जाएंगे। जैसे मैंने बताया था ना, 11 kV होगा तो आप जो है 66 kV अगर होगा तो आप 6 डिस्कें मिला देंगे। अगर 132 होगा तो और ऐड करके 13 डिस्कें कर देंगे। तो जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता जाएगा ये डिस्क की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अब ये इसमें ये इंसुलेटर, ये कंडक्टर यहाँ नीचे, ये कनेक्ट तो है टॉप ऑफ क्रॉस आर्म पे कनेक्ट है, और इसका कंडक्टर जो है बॉटम में नीचे जा रहा है। बॉटम एंड पे कंडक्टर होगा इस इंसुलेटर स्ट्रिंग के, और टॉप एंड पे वो उसके साथ कनेक्ट होगा टावर की क्रॉस आर्म के साथ। तो ये आर्किंग हॉर्न कहलाते हैं। ये आर्किंग हॉर्न भी लगे होते हैं स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग पे। ये अगर कोई वोल्टेज स्पाइक या वोल्टेज सर्ज आता है लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से या स्विचिंग की वजह से, तो ये अगर इसकी जो उसकी उससे वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा तो इसको डैमेज करने के बजाय ये इसको क्रॉस कर जाए, ऊपर से शुरू हो जाए, बाद में जाके ये इससे मतलब इसको डैमेज होने से बचाने के लिए है ये आर्किंग हॉर्न। आर्क आर्क प्रोड्यूस होगी तो आर्क इसको इसके थ्रू पास ओवर हो जाएगी। इस हॉर्न की शक्ल में है ना, इसलिए इसको आर्किंग हॉर्न कहते हैं। अभी एक और तस्वीर है, इसमें ये क्रॉस आर्म है, डबल सर्किट लाइन है और लेटिस टाइप का टावर है। तो इसमें भी देखें ये इंसुलेटर इसी टाइप का लगा हुआ है, सस्पेंशन इंसुलेटर। क्रॉस आर्म, इसका टॉप एंड क्रॉस आर्म पे कनेक्ट है और बॉटम एंड पे कंडक्टर रन कर रहा है। अब ये डैम्पर इसमें भी दिखाया मैंने, देखें डैम्पर की ये दोनों एंड, बोथ एंड ऑफ द लाइन ये डैम्पर्स लगे हुए हैं जो कि वाइब्रेशन को सप्रेस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन पर। ये टावर है। अच्छा, ये बंडल कंडक्टर है, हर फेस पे पर फेस दो कंडक्टर हैं। दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो चारों को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर इस्तेमाल होते हैं, स्पेसर इस्तेमाल होते हैं। जो स्पेसर जो हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, नॉन मेटेलिक कंडक्टर नहीं होते। तो ये स्पेसर लगा हुआ है बीच में ताकि इन दोनों कंडक्टरों को सेपरेट रख सकें, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे थ्रू आउट द लाइन बिटवीन दी कंडक्टर्स। ये डबल बंडल कंडक्टर लाइन है, डबल 2 कंडक्टर्स पर फेज है। फिर तीसरा टाइप जो है वो है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये लफ्ज़ तो आपने सुने ना, खिंचाव। इंसान में भी खिंचाव आ जाता है ना, स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो सर में खिंचाव हो गया या किसी जिस्म के किसी हिस्से में खिंचाव हो गया, तो ये भी स्ट्रेन टाइप। ये किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये है वही इंसुलेटर्स कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स या डिस्क, मुख्तलिफ डिस्कों को या मुख्तलिफ यूनिट्स को जोड़ के। अब अगर आप इसको हैंगिंग शक्ल में लगाएंगे तो ये सस्पेंशन बन जाएगा। अगर आप इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल शेप में लगाएंगे तो ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये इंसुलेटर का इस्तेमाल एक ख़ास मखसूस ओकेजन्स पे या कंडीशंस में होता है,
अब ट्रांसमिशन लाइन जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ टेरेन से गुजर रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट भी होती है, उसमें टर्न भी आते हैं, वो कर्व रोड्स पे भी से भी गुजर रही होती है, और फाइनली किसी जगह पे जाके उसने एंड भी होना है। तो these insulators are used at certain specific conditions. Strain insulators are used where there is dead end. जैसे बंद गली में किसी को कहते हैं ना, बंद गली में बना वो चला गया है, तो ये टावर जो होगा ना बिल्कुल डेड एंड पे होगा, बिल्कुल जहाँ पे लाइन समझे एंड हो गई है, उस जगह ये इंसुलेटर जो है ना इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। तो उस एक तो इंसुलेटर हो गया, दूसरा उस जो भी पोल वगैरह है या उसको फिर पीछे से सपोर्ट भी देते हैं, वो सपोर्ट आप उसको स्ट्रट कहते हैं या स्टे वायर कहते हैं। मुख्तलिफ पोलों में आप घरों में भी देख लेंगे, घरों में नहीं बल्कि बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक के जा रहे हैं, या पीएमटी के पोल वगैरह आप देख लें, जहाँ पे ये जैसे जहाँ पे खिंचाव आ रहा होता है ना पोलों पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए पीछे एक और तार, एक स्टील का तार वो लगा देते हैं कंडक्टर, उसको ग्राउंड में उसको उसको एक बरी कर देते हैं ताकि वो उसको गिरने ना दे। तो स्ट्रेन इंसुलेटर्स आर यूज्ड वेयर देयर इज डेड एंड ऑफ द लाइन और देयर इज अ कॉर्नर। अगर कोई कॉर्नर आ रहा होगा, क्योंकि लाइन जो चल रही है ना उसमें बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे भी टर्न कर सकती है, और शार्प कर्व पे भी, वो कर्विंग कर्व रोड आ गया, उसको अगर उसे कर्व को थ्रू चलना है ट्रांसमिशन लाइन को, तो ये मुख्तलिफ टाइप के टावर आते हैं। एक तो वो टावर है जो लाइन स्ट्रेट चल रही है ना सीधी, तो उस पर टावर लगा। एक अगर कोई कर्व आ गया तो उसमें एंगल टाइप मुख्तलिफ टावर जो आते हैं उनको मुख्तलिफ एंगल पे भी डिज़ाइन होते हैं। तो जैसी भी जिस जगह जहाँ की इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो एंगल टावर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए ये इंसुलेटर्स जो हैं आर यूज वेयर देयर इज अ डेड एंड ऑफ द लाइन और देयर इज अ शार्प कॉर्नर और शार्प कर्व ड्यू टू विच द लाइन इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटर टेंशन। जब कोई टर्न आएगा या कर्व आएगा, तो जब इंसुलेटर्स आप लाइन उस पर डालेंगे तो इंसुलेटर्स पे प्रेशर भी आएगा, टेंशन में भी होगा। इसीलिए ये उस स्ट्रेन को उसको रिलीव करने के लिए प्रेशर को, इसीलिए उस टेंशन को, तो ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं। लाइन इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटर टेंशन एंड दी स्ट्रेन रिलीव दी लाइन ऑफ एक्सेसिव टेंशन डबल आई। तो वो जो टेंशन बनेगी ना कंडक्टर पे, लाइन पे, उसको जब कोई टर्न आएगा, कोई कॉर्नर आएगा, उसको रिलीव करने के लिए, या कोई डेड एंड आएगा, फिर ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो सस्पेंशन इंसुलेटर है वो तो वर्टिकल कनेक्ट होता है, लेकिन ये जो है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ये इस तरह हॉरिजॉन्टल इसका कनेक्ट होता है। हाउएवर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, strain insulators consist of an assembly of suspension insulators. The discs of strain insulator are used in the vertical plane. जैसे मैंने बताया ना, वर्टिकल प्लेन में ये है वही सस्पेंशन इंसुलेटर। उन्हीं सस्पेंशन इंसुलेटर्स को मिलाकर ये स्ट्रेन इंसुलेटर बनाते हैं। और सस्पेंशन इंसुलेटर तो वर्टिकल यूज़ होता है, वर्टिकल फॉर्मेशन में, लेकिन ये स्ट्रेन इंसुलेटर जो है ये हॉरिजॉन्टल शक्ल में इस्तेमाल होता है। ये जैसे ये दो तस्वीरें मैं दिखाई हैं, ये जैसे ये इंसुलेटर से दो इंसुलेटर मिल, एक लाइन इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और ये बीच में इन दोनों का कनेक्ट किया हुआ है, और ये स्ट्रेन इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, और ये इनके टॉप पे जो है ना ये आर्किंग हॉर्न लगे हुए हैं इंसुलेटर के लेफ्ट राइट पे आर्किंग हॉर्न। इस तरह ये तो पोर्सिलिन इंसुलेटर है ना। अब ये ग्लास इंसुलेटर दिखाएं, ये भी उसी तरह है। एक तरफ से लाइन आके यहाँ एंड हो गई, दूसरी तरफ से लाइन आके यहाँ एंड हो गई। अभी कोई कर्व आ रहा है या कोई टर्न आ रहा है या कोई शार्प कर्व आ रहा है, कोई कॉर्नर आ रहा है, तो एक लाइन को लाके टावर उसी मखसूस टाइप का होगा, एक लाइन को यहाँ से यहाँ एंड कर दिया, यहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर लगा दिया, और फिर दूसरी लाइन का जो नेक्स्ट लाइन आगे जो कंटिन्यू हो रही है उसको दूसरे स्ट्रेन इंसुलेटर पे कनेक्ट कर दिया, फिर ये दोनों को बीच में जंपर लगा के जोड़ दिया दोनों।
ये लाइन थ्रू नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई शार्प टर्न आ गया है, कोई कॉर्नर आ गया है, तो उसी तरह टावर को एक एंगल देना पड़ेगा। एंगल देकर स्ट्रेन इंसुलेटर इस्तेमाल करके फिर उस लाइन को जंपर के थ्रू इस तरह कंटिन्यू करते हैं, जैसे इसमें किया हुआ है और इसमें किया हुआ है। अभी एक और तस्वीर दिखाई है, ये या तो किसी ग्रिड स्टेशन की हो सकती है, ग्रिड स्टेशन से ही लग रही है। तो ये देखें, ये डेड एंड टावर है। यहाँ पे ये सर्किट या तो स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है यहाँ से, ये ग्रिड के बाद फ़ौरन सर्किट शुरू हो गया। ये टावर है। तो ये देखें सारे इंसुलेटर जो है ना, ये स्ट्रेन इंसुलेटर लगे हैं यहाँ पर। अब ज़रूरी नहीं कि इंसुलेटर जो है वो ये सॉरी स्ट्रेन इंसुलेटर। अच्छा, अब मज़ीद इसको स्ट्रेंथ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही लड़ी इस्तेमाल हो इंसुलेटर की, डबल भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि कितना लोड या कितना टेंशन उस पर आ रही है, क्योंकि जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाना पड़ता है। कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि वो लाइन किसी भी हवाले से वो डैमेज हो जाए, टूट जाए, गिर जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा बहुत एक नुकसान पहुंचा सकती है अगर बहुत हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन बहुत हैवी लोड के साथ अगर वो ऑपरेट कर रही है। तो इसीलिए व्हेन द टेंशन इन द लाइन इज़ एक्सीडिंगली हाई एट अ लॉन्ग रिवर को अगर क्रॉस करती हैं लाइनें, नदियों को, दरियाओं को भी क्रॉस करती हैं, तो 2 और मोर स्ट्रिंग्स आर यूज इन पैरेलल। तो पैरेलल में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा टेंशन कोई उस पर लाइन पर आ रही है, किसी रिवर की क्रॉसिंग की वजह से, कोई लंबा रिवर है उसको क्रॉस करना है। जैसे आप देखेंगे लांडी जाएंगे अगर हैदराबाद, तो बीच में लांडी का ब्रिज आता है, उसको देखें लाइन क्रॉस कर रही है पूरी, एक तरह एक एंड से दूसरे एंड। तो उस पर जितनी ज़्यादा लंबा वो स्पैन होगा, जितनी ज़्यादा उतनी ही उस पर टेंशन भी ज़्यादा आएगी लाइन इंसुलेटर्स पर। तो ये जो दिखाया है ना, ये इसमें देखें, ये स्ट्रेन इंसुलेटर है और पैरेलल में 2 लड़ियाँ, 2 स्ट्रिंग्स यूज़ की हैं। दो इसमें ये होता है कि अगर एक लड़ी में कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो दूसरी उसको संभाल लेगी जब तक आप रिपेयर कर सकते हैं। और ये टॉप पे अर्थ का वायर जा रहा है, तो ये डेड एंड टावर कहलाता है। डेड एंड टावर है ये, यहाँ से बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन है टावर, यहाँ से ये सर्किट शुरू हो रहा है यहाँ से। वो पूछना है किसी ने तो पूछ ले। अच्छा, ये आखिरी वाला है शेकल इंसुलेटर। अब ये पतंग वतंग तो सारे ही उड़ाते हैं ना, चरखी टाइप का होता है ये। चरखी इस तरह नहीं होती, बीच में उसके एक वो है लकड़ी, वो होता है जिसमें पकड़ते हैं चरखी को, और बीच वाले पोर्शन पे जो धागा लिपटा हुआ होता है वो चरखी टाइप का होता है। चरखी, शेकल का मतलब वही है। शेकल इंसुलेटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर लो वोल्टेज। अब जैसे वो जो था पिन इंसुलेटर, वो तो 33 kV तक यूज़ होता है, लेकिन ये जो शेकल इंसुलेटर है ये लो वोल्टेज पे इस्तेमाल होता है, LT पे, 440 220 वोल्ट पे। या आप अक्सर टेलीफोन लाइंस भी देखेंगे तो उस पर भी ये इस तरह का इस्तेमाल होता है। या आप LT के सर्किट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक के, वहाँ पे भी आपको ये इस तरह के नज़र आएंगे। तो द शेकल इंसुलेटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। सच इंसुलेटर्स कैन बी यूज इन, अब इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इस पोजीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी, और वर्टिकल पोजीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी एक ये तो तुम्हारी डन हुई है मिसाल है भाई, तुम कैफे रेसर के ये पढ़ लो, इससे अच्छा डी शेप का क्लैंप है, डी शेप का क्लैंप, ये है कि भाई जिस जब बंदा खड़ा जिसमें हो। इस जो साइकिल इंसुलेटर को डी स्ट्रैप कहलाता है या डी क्लैंप कहलाता है। ये बोर्ड की मदद से ये इंसुलेटर को इसमें फिक्स किया हुआ है, और फिर ये क्लैंप की मदद से ये पोल के साथ इसको बांध दिया है। इसी तरह ये भी एक सर्किट ये दिखाया है, पोल, वुडन पोल है, इसमें भी ये जो है 2 पट्टियाँ हैं, उसके बीच में ये इंसुलेटर है, और उसके थ्रू ये बीच में इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, तो फिर ये यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है। दे कैन बी डायरेक्टली फिक्स टू द पोल विद ए बोल्ट, या तो डायरेक्ट फिक्स कर दें या क्रॉस आर्म पर भी इसको लगा सकते हैं। ये जैसे पोल के साथ फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे भी ये पोल के साथ फिक्स किया हुआ है।
दोनों सूरतों में इसको आप यूज कर सकते हैं, इधर वर्टिकल फॉर्मेशन और इन हॉरिजॉन्टल। द कंडक्टर इन द ग्रूव इज फिक्स्ड विद अ सॉफ्ट बाइंडिंग वायर। कंडक्टर जो है ना, जैसे ये कंडक्टर शो किया ना, इसको एक रिंग मोड़कर और यहाँ पर बाइंडिंग वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ इस इंसुलेटर के साथ। ये है कहलाता है शेकल इंसुलेटर। द कंडक्टर इन द ग्रूव इज फिक्स्ड विद अ सॉफ्ट बाइंडिंग वायर। जैसे पिन टाइप इंसुलेटर जो था, उस पर हम कंडक्टर को टॉप पर ग्रूव में बाइंडिंग वायर से कनेक्ट बांध देते हैं, लेकिन बाइंडिंग वायर भी उसी मटेरियल का होना चाहिए जिस मटेरियल का कंडक्टर है। अगर कॉपर का कंडक्टर है तो कॉपर का बाइंडिंग वायर होगा, अगर एल्युमिनियम का कंडक्टर है तो एल्युमिनियम का बाइंडिंग वायर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस कंडक्टर हो तो बाइंडिंग वायर, जिस बाइंडिंग वायर से आप कंडक्टर को बांधेंगे पिंट इंसुलेटर पे या शेकल इंसुलेटर पे, उसका मटेरियल जो है वो भी सेम होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया ना, इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेशन है, उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन है, उसका बहुत हद तक डिपेंडेंट है वो इंसुलेशन पर, इंसुलेटर्स पर। तो इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेटर का फेलियर या इंसुलेशन का फेलियर की वजूहत क्या है, क्या रीजंस क्या है, क्यों फेल हो सकता है ये इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर रिक्वायर्ड to withstand both mechanical and insulators जो हैं, they are required to withstand both electrical and mechanical stresses. The latter type is primarily due to line voltage and may cause the breakdown of the insulator. तो उसके चांस, एक तो उसको मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि पूरे लाइन का जो वेट है, उसके अलावा आइस का वेट, आइस लोडिंग, विंड प्रेशर वो बर्दाश्त कर सके। दूसरा, उसको जो लाइन वोल्टेज जिस पे वो ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी वो विदस्टैंड कर सके। लेटर टाइप इज प्राइमरीली ड्यू टू लाइन वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस जो है वो आती हैं लाइन वोल्टेज की वजह से, और मैकेनिकल स्ट्रेसेस आती हैं वही जैसे कंडक्टर के वेट की वजह से, आइस लोडिंग की वजह से, विंड प्रेशर की वजह से। तो जो इंसुलेटर है, अगर वो लाइन वोल्टेज को विदस्टैंड नहीं कर पाएगा तो वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेटर कैन अकर बाय, एक तो मैकेनिकल ब्रेक डाउन होगा कि वो टूट गया इंसुलेटर, दूसरा इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन होगा कि वो उसके जो प्रेशर है वोल्टेज का वो बर्दाश्त नहीं कर सका और वो फ्लैश ओवर होके पंक्चर हो गया। द इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेटर कैन अकर इधर बाय फ्लैश ओवर और पंक्चर। इन फ्लैश ओवर तो ये है कि इंसुलेटर के ऊपर से है, और पंक्चर जो है वो विद इन इंसुलेटर है। तो दोनों सूरतों में ये इंसुलेटर डैमेज होगा। इन फ्लैश ओवर एन आर्क अकर्स बिटवीन द लाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर पिन। अब ये इंसुलेटर की पिन है, ये ऐसे तस्वीर में दिखाया है, ये 3 कैप्स हैं जिससे मिलकर ये इंसुलेटर बना है, और ये जो है आपका ये कंडक्टर है, ये पिन टाइप इंसुलेटर है, और ये क्रॉस आर्म पे इसको माउंट किया हुआ है इंसुलेटर को, तो ये पिन के थ्रू। तो अगर कंडक्टर और पिन के दरमियान ये कहलाएगा फ्लैश ओवर। इन फ्लैश ओवर एंड आर्क, इसके बीच में एक आर्क बन जाएगी इसके कंडक्टर और पिन के दरमियान। इन फ्लैश ओवर एंड आर्क अकर्स बिटवीन द लाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर पिन। वो पिन जो होगी है तो ग्राउंड होती है ना, इसलिए डायरेक्ट ग्राउंड फॉल्ट हो गया एक तरह से। एंड द डिस्चार्ज जम्प्स अक्रॉस द एयर गैप्स फॉलोइंग द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये स्पार्क जो है ना जंप कर जाएगा यहाँ पूरा इस पे इंसुलेटर के ऊपर से। फिगर 1 शोज द आर्किंग डिस्टेंस। आर्किंग डिस्टेंस ये है A, B और C। आर्किंग डिस्टेंस फॉर द इंसुलेटर। In case of flashover, the insulator will continue to act in its proper capacity unless extreme heat by the arc destroys the insulator. ये जंप ये आर्क हो जाएगी, लेकिन अगर इस आर्क की बहुत ज़्यादा हीट है और ये इंसुलेटर विदस्टैंड नहीं कर सका उस हीट को,
खड़ा कर जो दिया आग की वजह से डेवलप हो रही है, आज तो ये हमारे साथ अल्टीमेटली इंसुलेटर जो है वो डैमेज हो जाएगा, पंख, ठीक है, ये स्प्लिंटर्स इसके बन जाएंगे और ये बिल्कुल टूट जाएगा। इन केस ऑफ पंक्चर, ये तो फ्लैश ओवर हो गया। दूसरा दूसरा क्या है इसकी पॉसिबिलिटी डैमेज होने की, फेलियर की, वो है पंक्चर। इन केस ऑफ पंक्चर, द डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम कंडक्टर टू पिन थ्रू द बॉडी। ये जो फ्लैश ओवर है तो बॉडी के ऊपर से जा रहा है इंसुलेटर की, लेकिन जो पंक्चर है वो कंडक्टर और पिन के दरमियान बॉडी के अंदर से जाएगा इंसुलेटर की। जैसे वो बताया था ना शुरू में कि इंसुलेटर जो है वो पोरस ना हो, फ्री फ्रॉम क्रैक्स हो और फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज़ हो। उस सूरत इसीलिए ये इंश्योर करते हैं कि ये चीज़ें उसमें मटेरियल में जब मैन्युफैक्चर हो रहा है इंसुलेटर तो ये चीज़ें ना हो, वरना ये पंक्चर हो सकता है। तो पंक्चर, इन केस ऑफ पंक्चर, द डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम द कंडक्टर from conductor to pin through the body of the insulator. When such breakdown is involved, the insulator is permanently destroyed due to excessive heat. इस सूरत में बिल्कुल पक्षी उड़ जाएंगे कंडक्ट उसके इंसुलेटर के, डैमेज हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव हीट। In practice, sufficient thickness of porcelain is provided in the insulator to avoid puncture by the line voltage. The ratio of puncture strength to flashover voltage is known as safety factor. ये जो एक रेशो है, रेशो बिटवीन दी रेशो ऑफ पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज इज नोन एज सेफ्टी फैक्टर। दैट इज सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर इज इक्वल टू पंक्चर स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। ये सेफ्टी फैक्टर भी रखते हैं जब डिजाइनिंग की जाती है ना ट्रांसमिशन लाइन की या इंसुलेटर्स की, तो सेफ्टी फैक्टर जो है वो एक रेशो है बिटवीन द पंक्चर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज। फ्लैश ओवर वोल्टेज तो इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर से जाएगा बिटवीन कंडक्टर एंड पिन, लेकिन जो पंक्चर है वो इसकी बॉडी में से गुजरेगा बिटवीन द कंडक्टर एंड पिन। तो ये ज़्यादा जो भी इनकी वजह से हीट डेवलप होगी, चाहे फ्लैश ओवर वोल्टेज है चाहे ये विद इन द बॉडी ऑफ द जो कंडक्टर है उसमें से अगर कोई पास ओवर है बिटवीन कंडक्टर एंड पिन, दोनों की सूरतों में हीट डेवलप होगी। अगर ये हीट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है जिसको वो इंसुलेटर विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो वो अल्टीमेटली जो है वो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा और फिर लाइन जो है वो लाइट को नुकसान समझे एक तरह से हो गया और लाइन बंद हो जाएगी। इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द वैल्यू ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स इज़ हाई। अब ये सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? क्योंकि इससे आप जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी फैक्टर बराबर है पंक्चर स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। जितनी ज़्यादा पंक्चर सेफ्टी फैक्टर होगा उसको उतनी ही ज़्यादा उसमें इंसुलेटर में एबिलिटी होगी कि वो उसको पंक्चर स्ट्रेंथ को बर्दाश्त कर सके। और जितने ज़्यादा ये होगी उतना ही, जितनी कम होगी उतना ही फ्लैश ओवर वोल्टेज इसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा अगर सेफ्टी फैक्टर इंसुलेटर की कम होगी। तो इसीलिए कि ये डिज़ायरेबल है, ये सेफ्टी फैक्टर वो है ज़्यादा, सो दैट अब इसमें भी अगेन वही फैक्टर आ जाता है इकोनॉमी का। जितना ज़्यादा आप सेफ्टी फैक्टर रखेंगे उतना ही इंसुलेटर का साइज़ भी बढ़ेगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि जब डिज़ाइनिंग के वक्त दोनों चीज़ों को देखा जाता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट या फिजिबिलिटी अलॉन्ग विद दी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, के आपने एक दोनों के दरमियान एक बैलेंस आपने रखना है, इकोनॉमी के दरमियान और टेक्निकल फिजिबिलिटी के दरमियान। तो इसीलिए ये हाई तो रखें लेकिन उसके साथ उसकी इकोनॉमिक्स वगैरह को भी देख लें। It is liable that the value of safety factor is high so that flashover takes place before the insulator gets punctured. तो इसीलिए सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा रखते हैं कि पंक्चर होने से पहले, पंक्चर होना ये ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत उसके कि ये फ्लैश ओवर हो जाए। तो इसको पंक्चर को अवॉइड करने के लिए सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू को ज़्यादा रखते हैं ताकि पंक्चर ना हो बल्कि ये इसके सरफेस के ऊपर से फ्लैश ओवर हो जाए। और फ्लैश ओवर होने की सूरत में इसके डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे। फ्लैश ओवर होके तो ग्राउंड हो जाएगा सीधा,
लेकिन अगर पंचर होगा विद इन द बॉडी, थ्रू द बॉडी, तो ये पूरे इंसुलेटर को डैमेज कर देगा। इसीलिए सेफ्टी फैक्टर जो है वो ज़्यादा रखते हैं। तो इसीलिए इसमें यही लिखा है फॉर पिन टाइप इंसुलेटर्स। अभी एक पिन टाइप इंसुलेटर की मिसाल दी है कि वैल्यू ऑफ सेफ्टी फैक्टर इज़ अबाउट 10। ये एक आर्बिट्ररी वैल्यू है कि पिन इंसुलेटर के केस में सेफ्टी फैक्टर जो है वो 10 होना चाहिए। तो ये जब डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है ट्रांसमिशन लाइन की, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की, और सिलेक्शन होता है इंसुलेटर्स का, इंसुलेटर के मटेरियल का, ये सारी चीज़ें जो भी डिज़ाइनर है, डिज़ाइनिंग इंजीनियर है, वो उसकी मतलब उसको इस कंसिडरेशन सारी उसको करनी पड़ती है डिज़ाइन करते वक्त। वरना क्योंकि ये लाइनें रोज़ रोज़ डलती नहीं हैं, और ये लाइनें जो हैं मुख्तलिफ टेरेन से गुजर रही होती हैं, कर्व भी आता है, कॉर्नर से भी, कॉर्नर को भी पास हो रही होती हैं, डेड एंड पे भी, डेड एंड में भी जाती हैं, और कई किलोमीटर्स लंबी लाइन होती हैं, 240 किलोमीटर, मोर देन 240 किलोमीटर। बीच में पहाड़ से भी गुजर रही होती है, साथ साथ दरिया के ऊपर से भी गुजर रही है, किसी पुल ब्रिज के ऊपर से भी गुजर रही है। तो ये सारे जब डिज़ाइन करते वक्त उसका टेरेन देखा जाता है, ट्रांसमिशन लाइन का कहाँ से गुजर रही है, फिर जिस टेरेन से वो गुजर रही है, जिस एनवायरनमेंट से वो गुजर रही है, उसका वहाँ पर सारा उसका जो है वो सारी वेदर कंडीशंस भी रिकॉर्ड, उसका डेटा रखा जाता है। विंड का प्रेशर, विंड की वेलोसिटी, आइस लोडिंग, स्नोफॉल का जो भी पैटर्न है वो, और उसके अलावा टेम्परेचर कम से कम कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, पूरा डेटा ये कलेक्ट करने के बाद फिर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन का इतना कोई आसान नहीं है ये। और क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन बल्क में होता है ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस इन मेगावाट, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट, और वोल्टेज भी उसमें बहुत हाई होते हैं, अप टू 765 kV, और मे बी अप टू 1500 kV। तो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन किसी सूरत में भी ये इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता होगा, क्योंकि वो बहुत हैवी बड़े बड़े एरिया को सप्लाई कर रही है कि फॉर सेकंड्स भी वो ट्रांसमिशन लाइन बंद हो जाए या उस पर कोई फॉल्ट आए। इसीलिए ये इंश्योर करते हैं कि इसका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल और सेफ चले, किसी वजह से कोई इंसुलेटर्स के फेलियर की वजह से कोई डैमेज ना हो। तो हर चीज़ का साथ साथ उसके अलावा ये भी देखी जाती है कि मेंटेनेंस के हवाले से भी देखा जाता है कि कौन से इंसुलेटर्स पे मेंटेनेंस कम चाहिए होगी, कौन से पे फ्रिक्वेंट चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी डिज़ाइन की जाती है सारी चीज़ें, पूरी ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ ये लेक्चर जो है अब एंड हो गया है। अगर किसी ने जो है कुछ सवाल करना है तो वो सवाल जो है वो कर सकता है। पूछना सर। तो नहीं है किसी ने? यस अभी सर, अटेंडेंस ले ले कोई भी, अटेंडेंस लेकर और मुझे व्हाट्सएप कर दे आज की अटेंडेंस। अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब भी आप कोई भी लेक्चर किसी भी दिन भी जब आप उसको MS टीम पर आप अपने आप को वो लॉग इन करें तो साथ साथ VLE पर भी लॉग इन कर दें। तो VLE पर भी लॉग इन करें ताकि दोनों जगह आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन रहे, क्योंकि जब एग्ज़ाम के टाइम जब एलिजिबिलिटी बनाई जाएगी कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, क्योंकि अटेंडेंस भी काउंट की जाती है। पता ही है आपको, अटेंडेंस सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए ही नहीं होती, बल्कि अगर आपने स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है उसके लिए भी अटेंडेंस देखी जाती है। एक एक क्राइटेरिया है कि कितने % होनी चाहिए अटेंडेंस, उसको भी आप नज़र में रखें। तो जब भी आप किसी भी लेक्चर को शुरू होने से पहले या शुरू होने के दौरान भी आप कर सकते हैं, तो VLE पे ज़रूर लॉगिन करें। दोनों जगह पे अटेंडेंस जो है वो दोनों अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो अगर किसी ने कोई पूछना है तो पूछ ले सर। क्योंकि क्वेश्चन है। लेक्चर तो हो गया है एंड। पूछना हेलो। है किसी ने? यस सर। क्या? सर लेक्चर नंबर 18 में सर न्यूमेरिकल में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या?
सर स्लाइड 3 में जो आपने 220 से डिवाइड किया ना, वो मुझे पूछना था कि वो समझ में नहीं आ रहा। 220 से डिवाइड किया है, एक मिनट। कौन सा सवाल बताया आपने? सर लेक्चर 18 स्लाइड नंबर 3। 3 ये? जी सर। ये जो डिवाइड किया है? जी सर, ये 230 मल्टीप्लाई बाय मोटर 13 सर्किट ये में जो मुझे। किया है इसकी बात कर रहे हो? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा देखें, ट्रांसफार्मर जो है ना, ये जो ट्रांसफार्मर लगा है T2, जी सर। सही है ना? ये ट्रांसफार्मर जो है इसका रेशो क्या है, ये मैं एक मिनट दिखाता हूँ। T2 जो है, ये T2 जो है वो 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर से मिलकर बना है, ठीक है? ये T1 जो है तो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, लेकिन T2 जो है वो 3 सिंगल फेज के, जैसे मैंने बताया ना वापडा के सिस्टम में ऑटो ट्रांसफार्मर्स जो है वो 3 सिंगल फेज के हैं। जो वापडा में 220 और 500 kV की जो ट्रांसफार्मर है ऑटो, वो 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर है, उनको फिर 3 फेज में कनेक्ट किया है एक्सटर्नली। तो ये ट्रांसफार्मर नंबर T2 जो है ना, ये 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर है। हर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 100 MVA है, और जो उनके वोल्टेज है वो हर ट्रांसफार्मर 127/13.2 kV है। तो इसीलिए जब ये यहाँ पर 3 फेज, चूँकि हमने तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को 3 फेज सिस्टम में लेके आ गए हैं, तो उसके कनेक्शन भी हमने 3 फेज ही करने होंगे। और जो टोटल पावर रेटिंग हो जाएगी वो 3 फेज की वो हो जाएगी 3 × 100 300 MVA। और ये जो 127 है, क्योंकि ये फेज वोल्टेज है, इसको हमने लाइन में कन्वर्ट करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 220/13.2 kV। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर बन गया 3 फेज कनेक्शन इसके कर दिए हमने, तो ट्रांसफार्मर बन गया 220 बाई, इसका रेशो, ट्रांसफार्मर का रेशो 220/13.2 kV। तो मोटर की साइड 13.2 kV है और ट्रांसमिशन लाइन की साइड 230 kV है। लेकिन जो एक्चुअल वोल्टेज मिल रहा है इस ट्रांसफार्मर को, जो ट्रांसमिशन लाइन जो है इसके जो वोल्टेज है वो है 230 kV, 220 नहीं है, 230 kV है। ट्रांसफार्मर जो है वो 220/13.2 kV का है, लेकिन जो वोल्टेज इसको मिल रहा है वो है 230 kV। तो अब ये 230 मिल रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर को अब क्या वोल्टेज मिलेंगे? 13.2 तो नहीं मिलेंगे ना। अगर ये ट्रांसमिशन लाइन भी 220 kV की होती तो इसको 13.2 मिलते, क्यों, रेशो भी सेम है और वोल्टेज भी सेम है। लेकिन वोल्टेज तो 230 है, एक्चुअल वोल्टेज जो लाइन के है, लेकिन रेशो जो है ट्रांसफार्मर का वो 220/13.2 है। तो अब इसको 13.2 तो नहीं मिलेंगे ना, तो इसलिए इसको यूनिटरी मेथड से 220 पे अगर होते तो 13.2 मिलते, 1 kV होते तो कितने मिलते? 13.2/220 होते। ये यूनिटरी मेथड से मैं बता रहा हूँ, सिंपल। जब अगर 230 है तो 230 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसको 13.8 मिलेंगे। आ गई समझ? यस सर, समझ। सिंपल यूनिटरी मेथड है। आप रेशो एक तरफ रेशो ले लें और एक तरफ जो एक्चुअल वोल्टेज है वो ले लें। रेशो तो ट्रांसफार्मर का 220/13.2 है। अगर 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन होती तो इसको 13.2 ही मिलते मोटर की साइड पे, लेकिन क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पे है 230 वोल्ट, तो अब इसको 13.2 तो नहीं मिलेंगे ना, ज़्यादा मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? कि 220 होता तो 13.2 होते, जो ट्रांसफार्मर का रेशो है। तो 230 होते हैं, तो 230 से इस रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वोल्टेज यहाँ मोटर की साइड पे मिलेंगे 13.8 kV। समझ आ गई? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? तो ये अब ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके और फिर ये अगर किसी और ने पूछना तो पूछ लें, वरना ये साइन ऑफ कर रहा हूँ मैं।